लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी तस्वीर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बहस का मुद्दा ये था कि फोटोग्राफी चाहे जितनी भी उन्नति कर ले, ये चित्रकला नहीं कहला सकती। चित्रकला एक महान कला है। कला विकास मस्तिष्क से होता है, जिसमें जीवित विचार होते हैं, मशीन से नहीं, जिसमें सिर्फ छाया ही को अंकित किया जा सकता है। फोटोग्राफी तो सिर्फ उन चीजों की एक मुर्दा नकल है जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, परंतु चित्रकला चलते फिरते विचारों की रूपरेखा है। एक फोटोग्राफर उन्हीं चीजों की छाया उतार सकता है जिन्हें अपनी आंखों से देख सकता है, परंतु सच्चा चित्रकार वो है जो विचारों की तस्वीर खींचता है। वे विचार जिनकी कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ चित्रकार की कूची से ही जैसे अवतार बनकर आंखों के सामने आते हैं, और तब हम देखते हैं कि उसमें अमूर्त को मूर्त बनाने का गुण है जो केवल ईश्वर में है। मिस्टर भरूचा जोश में आकर ये बातें कह रहे थे। उनके हाथ में चाय का प्याला था। बीच बीच में वो उसकी चुस्की भी लेते जाते थे। अपनी बात पूरी करके उन्होंने गर्म गर्म चाय की 2-3 घूंट गले के नीचे उतारी और चश्मे से घूर घूर कर मिस्टर वेदवार की ओर देखने लगे। मिस्टर वेदवार सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। असल बात यह थी कि एक बार उन्होंने मिस्टर भरूचा की तस्वीर उतारने से इनकार कर दिया था। इनकार भी ऐसा वैसा नहीं, यह कहकर इनकार किया था कि आप तस्वीर उतारने के काबिल ही नहीं हैं। वास्तव में मिस्टर वेदवार कुछ पेशेवर फोटोग्राफर तो थे नहीं, घर के रईस थे। फोटोग्राफी वे सिर्फ शौकिया करते थे। इसकी उन्हें सनक थी। इस सनक के पीछे उन्होंने 2-3 लाख रुपया फूंक दिया था। इटली, जर्मनी, जापान, रूस और न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान आए थे। फोटोग्राफी के मामले में वे अब एक प्रमाण माने जाते थे। उन जैसा फोटोग्राफर उन दिनों बंबई शहर में न था, मगर उनकी सनक में एक लहर होती थी। प्रायः वे पुरुषों के फोटो तो ये कहकर खींचने से इनकार कर दिया करते थे कि पुरुष सोचने विचारने और काम करने का जानवर है, फोटो उतरवाने का नहीं। स्त्रियों की वो लता से उपमा किया करते थे। उनका कहना था, जैसे लता बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती, जैसे लता में कोमलता, मरोड़, मृदुल, माधुर्य और शोभा है, वैसी ही स्त्रियों में है। इसी से वे स्त्रियों का फोटो सीधी खड़ी करके नहीं लेते थे, खास खास पोज लेते थे। यद्यपि वे बहुत ऊंचे दर्जे के फोटोग्राफर थे, फिर भी स्त्री पुरुष दोनों ही उनसे फोटो उतरवाने में घबराते थे। रुपया पैसा तो वे किसी से लेते देते नहीं थे, पर फोटो उतरवाने वालों को हलाक कर डालते थे। मैंने कहा ना कि पुरुषों को तो वे देखते ही धता बता देते थे, खासकर उन पुरुषों को जो देखने में सुडौल और सुंदर नहीं होते थे। स्त्रियां जब उनके पास इस मतलब से आती तो वे उन्हें बड़ी देर तक घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देखते। किसी से तो साफ इनकार कर देते, कोई वजह बताते ही नहीं। किसी की आंख, कान, नाक, कमर, कपड़ा लत्ता आदि की ऐसी आलोचना करते कि वे बुरा मानकर चिढ़ जाती और फिर मिस्टर वेदवार से तस्वीर उतरवाने का नाम नहीं लेती थीं। जिन सौभाग्यशालियों का फोटो लेना वे स्वीकार कर लेते थे, उनकी शामत आ जाती थी। वे उन्हें नचा मारते थे। पहले तो वे उनके कपड़े लत्तों के कट, रंग मैच पर बहस करते और उन्हें मजबूर करते कि वे उनकी मर्जी और रुचि के अनुसार ही तैयार करावें। फिर वे बैकग्राउंड की तलाश में उन्हें लिए लिए जंगल जंगल ना जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते थे। इतना होने पर लाइट, रुख, बैठने का तरीका आदि 100 झंझट निकाल बैठते थे। गरज कोई हिम्मतवर माई का लाल ही उनसे फोटो उतरवाने का साहस कर सकता था। पर जिसका फोटो वे उतार देते थे, वो बंबई शहर भर में फैशनेबल सुंदरियों की ईर्ष्या की केंद्र हो जाती थी। यदि मिस्टर वेदवार अधेड़ उम्र के एक बुजुर्ग और गंभीर आदमी न होते, तो जिस तरह वे युवती लड़कियों को फोटो के मामले में नाचना चाहते थे, उसे देखकर लोग कुछ और ही अनुमान करने लगते। मगर गनीमत यही थी कि उन पर विश्वास और श्रद्धा सबकी थी। लोग कौतूहल से उनकी बातें सुनते थे, कोई उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। मिस्टर भरूचा एक अजब लमढीक आदमी थे। दोनों गालों की हड्डियां उभरी हुई, एक आंख छोटी एक बड़ी, खिचड़ी व मोटे मोटे सुअर के से बाल, बेतरतीबी से छितराई हुई मूछें, ढीला और लापरवाही से बदन पर डाला हुआ सूट। अब कहीं उनकी तस्वीर मिस्टर वेदवार खींच कैसे सकते थे। सो उन्होंने उनसे साफ कह दिया, जाइए जाइए, लड़कों को फिलॉसफी पढ़ाइए और बीबी के हाथ पर हर महीने 500 रुपये गिन दिया कीजिए। उन लोगों की नज़र में और जच जाएंगे। मगर आप फोटो खिंचवाने की हिमाकत कीजिए, इससे कला दूषित हो जाएगी। और सुनिए, ये बात भी उन्होंने कही 4 दोस्तों में, जिससे मिस्टर भरूचा का खूब मजाक उड़ा। सो इस बार उन पर वार करके उन्होंने कसर पूरी कर ली। डॉक्टर गोयल भी मिस्टर वेदवार से खार खाए बैठे थे।
बोल उठे। अब आप कहिए क्या कहते हैं। मैं समझता हूं प्रोफेसर साहब की बात में एक गहरी सच्चाई है। मिस्टर वेदवार ने सिगार का एक गहरा कश लगाया, धुएं का बादल ऊंचा मुंह करके छोड़ा, फिर कहा, मुश्किल क्या है? कैमरे से भी उसी प्रकार विचारों की तस्वीर खींची जा सकती है जिस प्रकार कोई चित्रकार कूंची से खींचता है। वास्तव में कैमरा और कूंची दोनों ही तो एक साधन मात्र हैं। तस्वीर तो कलाकार का दिमाग ही खींचता है। सर फाजल भाई जरा चैतन्य होकर बोले, तो आपका ये मतलब है कि आप ख्यालात की तस्वीर खींच सकते हैं? जरूर, यदि मुनासिब दाम मिले। मिस्टर वेदवार ने इस तरह मुस्कुराकर यह जवाब दिया कि सर फाजल भाई एकदम उत्तेजित होकर बोले, यदि आप मेरे एक शेर का फोटो खींच सकें तो मैं आपको मुंह मांगा दाम दूंगा। मिस्टर वेदवार ने हाथ का सिगार फेंक दिया, जेब से पॉकेट बुक निकालकर कहा, बहुत अच्छा, आप यही बात इस नोटबुक में लिख दें और वो शेर भी। सर फाजल भाई ने तैश में आकर वादा भी लिख दिया और वो शेर भी। मिस्टर वेदवार ने एक सरसरी नजर उस पर डाली, मुस्कुराए, पॉकेट बुक जेब में डालकर कहा, बहुत अच्छा, 6 महीने में आपको तस्वीर मिलेगी। बहुत अच्छा, मैं कयामत तक इंतजार करूंगा। सब लोग हंस पड़े, सिर्फ मिस्टर वेदवार नहीं हंसे। सभी मित्र चाय पान खत्म कर विदा हुए। वो शेर औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा का एक प्रसिद्ध फारसी शेर था। वो शेर फव्वारे के उछलते हुए जल को लक्ष्य कर पढ़ा गया था। उसका अभिप्राय ये था, तेरी भौहों में बल पड़े हुए है, तू गुस्से से ताव पेच खाकर ऊपर उठता है और पत्थर पर सिर दे दे मारता है। तेरे दिल में ऐसा क्या दर्द है? तेरी प्रकृति ठंडी है और स्वभाव शांत। इस शेर की तस्वीर खींचने के इरादे से मिस्टर वेदवार ने बंबई से पंजाब और कश्मीर तक की यात्रा करने की ठानी। वे दिल्ली पंजाब घूमते हुए कश्मीर पहुंचे। शालीमार बाग में अब वे चक्कर काटने और वही शेर गुनगुनाने लगे। सामने संगमरमर के फव्वारे चल रहे थे। स्वच्छ संगमरमर की चौकियां पड़ी थीं। चांदनी रात थी। एक चौकी पर एक फव्वारे के सामने बैठकर वे सोचने लगे, ऐसी ही सुहावनी चांदनी रात होगी, ऐसी ही ठंडी हवा चल रही होगी, ऐसा एक फव्वारा जल बखेर रहा होगा। देखो तो फव्वारे का पानी कैसा ताव पेच खाकर ऊपर उछल रहा है, कैसे इसके माथे में बल पड़े हुए हैं और किस तरह ये पत्थर पर सर पटक रहा है। अपने प्यारे के वियोग में जलती भुनती भग्न हृदया ज़ेबुन्निसा ने यहीं इसी पटिया पर बैठकर अपने दिल के दर्द से इन पानी की धार के दर्द की कल्पना की होगी। कदाचित शहजादी भी पत्थर पर सर दे मारना चाहती हो। इन्हीं विचारों में मिस्टर वेदवार उस फव्वारे को देखते रहे। कई बार देखा और अंत में एक विचार उन्होंने तय किया, अब एक ज़ेबुन्निसा की मूर्ति की तलाश की जाए, उसे इसी चौकी पर बैठाया जाए और उसके मस्तिष्क में यही विचार उत्पन्न किया जाए और तब उसका एक फोटो ले लिया जाए। अब मिस्टर वेदवार अपनी ढीली ढाली पतलून में हाथ डाले रूप के बाजार की सैर को निकले। काश्मीर भर की सुंदरियां देख डाली, मगर ज़ेबुन्निसा की आकृति की कोई लड़की उन्हें न मिली। वे हताश हो लाहौर आए, वहां भी घूमते रहे, तस्वीर खींचने से निराश हो रहे थे। एक दिन शाम को उन्होंने एक युवती को मोटर से उतरकर एक दुकान में घुसते देखा। देखते ही उछल पड़े। वैसी ही नाक, वैसी ही तीखी आंखें, चौड़ा माथा, लंबी गर्दन, हूबहू जैसे शहजादी ज़ेबुन्निसा हो। वे खुशी खुशी दुकान में घुस गए। घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक युवती को देखने लगे। भीड़ भाड़ में किसी ने उनकी बेहूदगी पर गौर नहीं किया। युवती जब सौदा खरीद कर चली तो आप भी टैक्सी लेकर पीछे पीछे चल दिए, और जब वो अपने बंगले में चली गई तो आपने पता लगाया कि वो कोई सेशन जज है जिनका ये बंगला है, उन्हीं की वो पुत्री है। आपने खट से अपना कार्ड जज साहब को भेज दिया। मिलने पर आपने संक्षेप में अपना परिचय देकर कहा, कृपा कर आप अपनी पुत्री का एक फोटो खींच लेने की आज्ञा दे दीजिए। जज साहब बहुत भड़के भन्नाए, परंतु वेदवार साहब भला कहाँ छोड़ने वाले थे। जब बड़ी बड़ी सिफारिशें और परिचय पत्र उन तक पहुंचे और मिस्टर वेदवार की आयु, सौजन्य, सनक और उद्देश्य उन्हें मालूम हो गया तो वे उनके दोस्त हो गए और इस शर्त पर राजी हो गए कि फोटो हमारे ही सामने खींचा जाएगा। जब जज साहब राजी हो गए तब मिस्टर वेदवार ने ये बताया कि फोटो यहां नहीं, शालीमार बाग में खींचा जाएगा। जज साहब किसी तरह राजी न होते थे, पर अंत में जब सब खर्च का भार मिस्टर वेदवार ने ले लिया तो राजी हो गए। 1 महीने की छुट्टी ली और पूरी पार्टी कश्मीर जा पहुंची। ज़ेबुन्निसा के उपयुक्त पोशाक और जेवर तैयार कराने में, लड़की के मस्तिष्क में वही भाव भरने में मिस्टर वेदवार को कई दिन लग गए।
रुपया भी बहुत खर्च हो गया, परंतु इसकी उन्हें परवाह न थी। किसी भांति तस्वीर खिंच जाए। जज साहब को भी अब उनकी सनक में मजा आने लगा था और लड़की भी रस लेने लगी थी। इससे मिस्टर वेदवार की कठिनाइयां कुछ हल्की हो गई थीं। सब तैयारी कर चुकने पर अंत में एक दिन फोटो खींचने का इरादा पक्का कर सब लोग शालीमार बाग पहुंचे। जज साहब ने देखा काफी रुपया खर्च करके वेदवार ने वहां आवश्यक परिवर्तन किए हैं। ऐसा मालूम होता था शाहजादी ज़ेब-उन-निसा इसी बाग में आजकल रह रही हैं। परंतु जब फोटो लेने का समय आया और सब तैयारियां हो गई तो फोकस लेने के बाद मिस्टर वेदवार ने उदास होकर कहा, अफसोस है, आज फोटो नहीं खिंच सकता। जज साहब बौखला उठे। उनकी छुट्टियों के बहुत कम दिन रह गए थे। बोले, अब क्या हुआ? मिस्टर वेदवार ने समझाया, फोटो उस समय लिया जाएगा जब सूरज के नीचे एक बादल का टुकड़ा होगा। हमें यहां रोज आना होगा, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। बिना ऐसा हुए चांदनी रात का राइट शेड चित्र में नहीं आ सकता और कृत्रिम बंदोबस्त भी नहीं किया जा सकता। जज साहब बहुत चीखे चिल्लाए, पर मिस्टर वेदवार की बेबसी, विनय और इतने दिन की मुरव्वत ने आखिर उन्हें पिघला दिया। वे मिस्टर वेदवार के पीछे खूब ही नाचे और अंत में एक दिन ठीक फोटो खिंच गया। फोटो देखकर मिस्टर वेदवार आनंद से विवल हो गए। वे दौड़े दौड़े गए और जज साहब के गले से लिपट गए। चित्र क्या था, मानो स्वयं शहजादी ज़ेब-उन-निसा चांदनी रात में अपनी उदास और एकाकी जीवन के लिए फव्वारे के सामने बैठी उसके प्रति संवेदना प्रकट कर रही है, और वो शेर जैसे अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा है। बंबई पहुंचकर चित्र मित्रमंडली के सामने सर फाजल भाई को दिया गया। बंबई के सब कलाकार बुलाए गए। सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जब सर फाजल भाई ने उसका मूल्य पूछा तो मिस्टर वेदवार एक ठंडी सांस लेकर बोले, वादा कर चुका हूं इसलिए देना पड़ा। इस चित्र का कोई मूल्य नहीं है। 36,000 रुपया मेरा जो इसके बनाने में खर्च हुआ है, दे दीजिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी तस्वीर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।